दोस्तों, मेरा नाम आशीष गोस्वामी है और आज जो मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, इस कहानी का शीर्षक है अकेलेपन में मिला सुकून। यह कहानी हमें उस शांति और आत्मा की खोज की तरफ ले जाती है जो कभी कभी सबसे अप्रत्याशित क्षणों में अकेलेपन की गोद में मिलती है। यह एक युवा लड़के राघव की कहानी है जो अपनी जिंदगी की उलझनों से थककर एक अनजान पहाड़ी गांव में पनाह लेता है। वहां प्रकृति की गोद में, अनजान चेहरों के बीच और अपने भीतर की खामोशी में उसे वो जवाब मिलते हैं जो वह सालों से तलाश कर रहा था। दिल्ली की चकाचौंध, ट्रैफिक की भारी आवाजें और ऑफिस की डेडलाइन के बीच नीरज अपनी जिंदगी से थक चुका था। 28 साल का नीरज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाहर से दिखने में कामयाब था, अच्छी जॉब, अच्छा फ्लैट, दोस्तों का ग्रुप, सब कुछ था। लेकिन अंदर से वो अकेला था। रातें नींद की गोलियों के सहारे कटती थीं और दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। यार, ये लाइफ इतनी भारी क्यों लगती है? वो अक्सर अपने दोस्त राघव से कहता। शांत रहो भाई, सब ठीक हो जाएगा। राघव हंसकर टाल देता। लेकिन नीरज को कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे खालीपन से बाहर निकाले। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने अपनी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था, जब सब कुछ भारी लगे तो छोड़ दो, चलो कहीं दूर जहां सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें हों। यह उसकी माँ की लिखावट थी जो 2 साल पहले कैंसर से चल बसी थी। उस रात नीरज ने फैसला किया कि वो दिल्ली छोड़कर कहीं चला जाएगा। कहां, उसे नहीं मालूम था। अगली सुबह उसने एक बैग पैक किया, कुछ कपड़े रखे, अपनी डायरी रखी और बस स्टेशन पर पहुंच गया। एक बस दिखी जिस पर लिखा था ऋषिकेश बद्रीनाथ। बिना सोचे उसमें वो चढ़ गया। बस ने उसे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गंगोली हाट में उतारा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बीच में एक छोटी सी नदी और कुछ मिट्टी के घर। समय जैसे यहीं रुक गया था। नीरज ने एक छोटा सा गेस्ट हाउस लिया जिसे एक बुजुर्ग दंपत्ति गोविंद चाचा और माया चाची चलाते थे। पहली रात नीरज अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। चांद की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, ये जगह इतनी खामोश क्यों है? हाँ, मैं ही खामोशी को नहीं समझ पा रहा। अगले दिन वो गांव में निकला। लोग उसे अजनबी नजरों से देखते, लेकिन उनकी मुस्कान में गर्मजोशी थी। तभी एक छोटी सी लड़की काव्या उसके पास दौड़कर आई। भैया, तुम शहर से आए हो ना? वहां बड़े बड़े घर होते हैं। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। हाँ, बड़े घर होते हैं, पर वहां दिल छोटा होता है बेटा, नीरज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। काव्या हंस पड़ी। तुम अजीब हो भैया, चलो मैं तुम्हें नदी दिखाती हूँ। काव्या उसे नदी के किनारे ले गई। वहाँ पानी के बहने की आवाज़, हवा की सरसराहट ने नीरज को अजीब सी शांति दी। उसने महसूस किया कि दिल्ली में उसने कभी इतनी गहराई से सांस नहीं ली थी। दिन बीतते चले गए। नीरज अब हर सुबह काव्या के साथ गांव घूमने निकलता। काव्या उसे जंगल के रास्ते, पुराने मंदिर और गांव की कहानियां सुनाती। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित नीरज माया चाची से था। माया चाची की उम्र लगभग 70 के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती तो हर शब्द में गहराई होती थी। एक शाम नीरज उनके साथ चाय पी रहा था। चाची, आप इतनी खुश कैसे रहती हो? मेरा मतलब है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ना कोई मॉल, ना कोई पार्टी, ना कोई बड़े बड़े बाजार। माया चाची ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तू अपने अंदर झांक, वहां सब कुछ मिलेगा। पर अंदर तो कंफ्यूजन है चाची, नीरज ने उदासी से कहा। तो अब से कंफ्यूजन से दोस्ती कर नीरज, वो तुझे जवाब देगी, माया चाची ने कहा और फिर चुप हो गई। उस रात नीरज ने माया चाची की बातों पर गौर किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, कन्फ्यूजन से दोस्ती, पर कैसे? मैं तो अपने आप से ही भाग रहा हूं।
एक दिन काव्या ने नीरज को एक पुराने मंदिर तक ले जाने का प्लान बनाया। रास्ता कठिन था, पथरीले रास्ते, घने जंगल और तेज ढलान। बीच रास्ते में नीरज थक कर बैठ गया। काव्या, क्या यहाँ जाना जरूरी था? अब मैं और नहीं चल सकता। भैया थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ, ऊपर से पूरा गांव दिखेगा, काव्या ने उत्साह से कहा। काव्या की बातों ने नीरज को हिम्मत दी। वो उठा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो मंदिर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर नीरज की आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ पहाड़, नीचे नदी की चांदी सी चमक और ऊपर नीला आसमान। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस पल में उसे पहली बार लगा कि वो जिंदा है। वापसी के रास्ते में काव्या ने अचानक पूछा, भैया तुम खुद से क्यों भागते हो? तुम्हें क्या डर है? नीरज रुक गया। काव्या की मासूमियत ने उसे झकझोर दिया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात वह अपने कमरे में बैठकर रोया। सालों से दबा हुआ दर्द, अपनी माँ की मौत, अपने पिता की बेरुखी और अपनी नाकामयाबी का डर सब बाहर आ गया। 1 महीना बीत चुका था। नीरज अब गांव का हिस्सा बन चुका था। वो गोविंद चाचा के साथ खेतों में काम करता, माया चाची से जिंदगी के सबक सीखता और काव्या के साथ हंसता। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, अब आगे क्या? एक सुबह माया चाची ने उसे बुलाया। बेटा, कल हम सब गांव वालों का एक छोटा सा उत्सव है, तू भी आना। उत्सव? कैसा उत्सव? नीरज ने चाची से पूछा। बस आ जाना, तुझे समझ में आ जाएगा, माया चाची ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अगले दिन गांव के बीच में एक बड़ा सा मैदान सजा हुआ था। लोग गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। माया चाची ने नीरज को एक छोटा सा दीपक दिया। ये तेरा है, इसे जला और अपनी इच्छा मांग, उन्होंने कहा। नीरज ने दीपक जलाया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन में कहा, मैं अपने आप से प्यार करना चाहता हूं, मैं अपने डर से लड़ना चाहता हूं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि सारा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया देखो, तुम्हारा दीपक भी रोशनी दे रहा है। उस रात नीरज ने फैसला किया कि वह दिल्ली वापस जाएगा, लेकिन इस बार वह अपने साथ यह सुकून, यह हिम्मत और यह आत्मविश्वास ले जाएगा। माया चाची ने नीरज को एक पुराना लिफाफा दिया। यह तेरी माँ ने मुझे दिया था जब वो बहुत समय पहले यहाँ आई थी, उन्होंने कहा। मेरी माँ? आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं? नीरज हैरान था। हाँ बेटा, वो भी यहाँ आई थी जब उसकी जिंदगी भारी हो गई थी। यह गांव सबको अपना बना लेता है। लिफाफे में एक खत था, उसकी माँ का लिखा हुआ। उसमें लिखा था, मेरा बेटा, जब तू यहाँ आएगा तो तुझे पता चलेगा कि अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं, तेरा दोस्त है। इसे गले लगा और अपनी रोशनी खुद ढूंढ। नीरज की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आ गया था कि यह गांव, यह अकेलापन और यह सुकून सब उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसने माया चाची को गले लगाया और कहा, धन्यवाद चाची, आपने मुझे मेरी माँ से दोबारा मिलवा दिया। ये कहानी ये संदेश देती है कि जिंदगी में कभी कभी अकेलापन हमें डराता है, लेकिन यही अकेलापन हमें अपने आप से मिलने का मौका देता है। अपनी खामोशी को सुनो, अपने दर्द को गले लगाओ और उसमें छिपी रोशनी को ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा दीपक भी उतना ही खूबसूरत है जितनी बाकी सारी दुनिया की रोशनी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी भेजी थी नीरज ने उत्तराखंड से। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें पढूं, तो हमें ईमेल करें। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई कहानी में। टेक केयर।